Welcome back to our channel College Study. Dear students, today we are going to study the topic nucleus of lesson number 5 of class 11th biology. If you have not yet subscribed to our channel College Study, then subscribe immediately so that by getting notification of important videos coming in future, it will be easier for you to understand biology and get good marks in exam. तो आज हम टॉपिक न्यूक्लियस पढ़ने वाले हैं. Structure of nucleus of a eukaryotic cell become distinct in a non-dividing cell or during interphase. Such an interphase nucleus is made of a nuclear envelope, nucleoplasm, nucleolus and chromatin network. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल. जो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है बिकम डिस्टिंक्ट मतलब विजिबल, दिखाई देता है, इन ए नॉन डिवाइडिंग सेल में और ड्यूरिंग इंटरफेस के समय. इंटरफेस मतलब सेल का डिवाइडिंग का प्रोसीजर जिसमें मदर सेल जो है वो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होते है. सच एन इंटरफेस न्यूक्लियस इज मेड ऑफ ए न्यूक्लियर इन्वेलप. ये इससे इंटरफेस के समय जो न्यूक्लियस है वो मेड ऑफ किससे बना हुआ रहता है? न्यूक्लियर इन्वेलप. Such an interface nuclear is made of nuclear envelope and nucleoplasm, nucleolus and chromatin network. Such इस इंटरफेस के समय न्यूक्लियस इज मेड ऑफ किससे? न्यूक्लियर इन्वेलप, ओके, न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. उसके बाद न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क. तो ने यहाँ पर जो दिया है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप है. उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है. न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड है उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म. उसके बाद न्यूक्लियोलस इसके अंदर रहता है एंड क्रोमैटिन नेटवर्क क्या है? लॉन्ग थ्रेड ऑफ क्रोमोजोम्स, हाँ, जिसको डीएनए भी समझ सकते हैं. आगे क्या दिया हुआ है? न्यूक्लियर इन्वेलप इज ए डबल लेयर डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. क्या दिया हुआ है? न्यूक्लियर इन्वेलप जो है इज ए डबल लेयर. न्यूक्लियर का जो इन्वेलप है वो डबल लेयर है एंड डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर. डिलिमिटिंग मतलब नॉट कॉन्टिन्यूस, मतलब ये पूरा कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच बीच में जो है ब्रेक है. क्या? न्यूक्लियर का इन्वेलप. टू मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय पेरीन्यूक्लियर स्पेस. आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट प्लेसेस. अब आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कहता है जो न्यूक्लियर इन्वेलप है इज ए डबल लेयर होता है इसमें एंड डी लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. डिलिमिटिंग मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं रहता. टू मेम्ब्रेन आर, यहाँ पर दो मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, आर सेपरेटेड, ये अलग अलग हुए रहते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से. किससे? बाय पेरीन्यूक्लियर स्पेस, मतलब जो इनर मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ इसके अंदर डबल लेयर मेम्ब्रेन था, तो जो इनर मेम्ब्रेन है और जो आउटर मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे क्या बोलेंगे? पेरीन्यूक्लियर स्पेस. यानी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में कि जो है 10 से 50 नैनोमीटर का जो है डिफरेंस है. आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड. अब जो इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन है इज कनेक्टेड विथ, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कनेक्टेड होता है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट प्लेसेस. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है. कौन? आउटर मेम्ब्रेन. इट ऑल्सो हर्बर्स राइबोजोम्स ऑन इट. इसमें जो है इट ऑल्सो हर्बर्स राइबोजोम्स ऑन इट, इसके अंदर राइबोजोम्स भी प्रेजेंट रहते हैं. द इनर, जैसे कि हमने देखा था ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या रहता है? प्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो रफ पार्ट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पर राइबोजोम्स होंगे. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर राइबोजोम्स नहीं रहते. तो यहाँ दिया हुआ है कि आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड, जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है कनेक्टेड विथ वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है. इट आल्सो हर्बर राइबोसोम्स ऑन इट.
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहता है। ओके, द इनर मेम्ब्रेन इज लाइन बाय न्यूक्लियर लेमिना, ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स दैट हेल्प इन मेंटेनिंग शेप ऑफ द न्यूक्लियस। और जो इनर मेम्ब्रेन है इसका न्यूक्लियस का, जो इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का है वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन फाइबर से बना हुआ है, जिस कारण से वो थोड़ा सा कड़क रहता है। ओके, एंड दैट हेल्प इन मेंटेनिंग शेप ऑफ द न्यूक्लियस। इस कारण से वो थोड़ा सा कड़क होता है, या इसको हार्ड बोल सकते हैं, कठोर बोल सकते हैं, जिस कारण से वो क्या करता है? मेंटेनिंग शेप ऑफ द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस को एक शेप प्रोवाइड कर देता है। ओके, तो ये कौन से मेम्ब्रेन की बात चल रही है? ये इनर मेम्ब्रेन की। द टू मेम्ब्रेन अलॉन्ग विथ पेरी न्यूक्लियर स्पेस हेल्प इन सेपरेटिंग न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब देखो आगे क्या कह रहा है? द टू मेम्ब्रेन, जो दो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के पास, कौन कौन से दो मेम्ब्रेन थे? एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन। ये जो दो मेम्ब्रेन, द टू मेम्ब्रेन अलॉन्ग विथ पेरी न्यूक्लियर स्पेस, मतलब जो इनर मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बीच में जो स्पेस है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, ये सब क्या करते हैं? हेल्प इन सेपरेटिंग न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इनको क्या करते हैं? अलग अलग करके रखते हैं। जैसे कि साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म से सेपरेट करके रखते हैं। कौन? इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ओके, और पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ओके, आगे क्या दिया हुआ? हाउएवर, जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इज नॉट कॉन्टिन्यूस। जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। डायग्राम में आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, लगातार नहीं है, बीच बीच में जो है ब्रेक हुआ है। 8 places there are small opening called the nucleopores। 8 places there are small opening called nucleopores। आप जब डायग्राम न्यूक्लियस के देखोगे तो उसमें आपको न्यूक्लियर पोर दिखाई देंगे। हाँ, जो न्यूक्लियर पोर मतलब छोटे छोटे उसमें होल दिखाई देंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियर जो पोर है ये। 8 प्लेस देयर आर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड न्यूक्लियोपोर्स। ओके, न्यूक्लियस पे जो छोटे छोटे पोर्स हैं उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोपोर्स। द न्यूक्लियोपोर्स आर गार्डेड by pore complexes which regulate flow of substance from nucleus to cytoplasm and in the reverse direction। अब देखिए, जो ये न्यूक्लियस पे पोर्स हैं, ये पोर्स किससे गार्डेड रहते हैं? पोर कॉम्प्लेक्सेस से। ओके, विच रेगुलेट फ्लो ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर जो पोर्स है उसमें से सब्सटेंस जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाएगा, या साइटोप्लाज्म से सब्सटेंस को अगर न्यूक्लियोप्लाज्म में जाना है तो कौन से रास्ते जाएगा? वो जाएगा कहाँ से? न्यूक्लियोपोर से। ओके, लेकिन न्यूक्लियोपोर को गार्डेड कौन करता है? वो पोर कॉम्प्लेक्सेस करता है। मतलब कि वो सिलेक्टिव, जो चीज़ चाहेंगे वो चीज़ अंदर लेंगे, और जो चीज़ नहीं, जो चीज़ अंदर से बाहर भेजना है तो उसको बाहर भेजेंगे। ये जो है न्यूक्लियोपोर्स, ये किससे गार्डेड है? पोर कॉम्प्लेक्सेस से। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया? द न्यूक्लियोपोर्स आर गार्डेड बाय पोर कॉम्प्लेक्स। जो न्यूक्लियोपोर हैं, जो न्यूक्लियस के होल हैं, वो उनके ऊपर क्या रहता है? पोर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं फ्लो ऑफ सब्सटेंस के फ्लो को। सब्सटेंस कहाँ से फ्लो होता है? कहाँ पर फ्लो होता है? फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। सब्सटेंस जो है ये न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में जाता है, या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ जाता है। ये कैसे जाएगा? ये न्यूक्लियोपोर की मदद से जाएगा। और न्यूक्लियोपोर जो के ऊपर क्या रहता है? पोर कॉम्प्लेक्सेस होता है। पोर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो सब्सटेंस को अंदर बाहर आने में क्या करता है? रेगुलेट करता है, नियंत्रण करता है। ओके, आगे क्या दिया हुआ है? न्यूक्लियोप्लाज्म। द न्यूक्लियोप्लाज्म और द करियोलिम्फ कंटेन्स वेरियस सब्सटेंस लाइक न्यूक्लिक एसिड। देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलो या कैरियोलिम्फ बोलो। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या था? न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड था उसे हम क्या कहते थे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलो या उसको कैरियोलिम्फ बोलो। तो इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या रहता है? द न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ कंटेन
वेरियस सब्सटेंस, इसमें बहुत से सब्सटेंस है। कौन कौन से? लाइक न्यूक्लिक एसिड होता है इसके अंदर, किसके अंदर? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म किसको बोलते थे? न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें क्या क्या कंटेन है, क्या क्या रहता है? न्यूक्लिक एसिड रहता है, प्रोटीन मोलिकुल्स होता है, मिनरल्स होता है, साल्ट्स होता है। ओके, इट कंटेन द क्रोमेटिन नेटवर्क। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें और क्या रहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क के बाद हमने क्या देखा था? क्या था क्रोमैटिन नेटवर्क? लॉन्ग थ्रेड ऑफ क्रोमोजोम्स। ओके, जो जेनेटिक मटेरियल वगैरह जिसमें क्रोमोजोम्स में होता है ना, तो इट कंटेन क्रोमैटिन नेटवर्क। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन मोलिकुल्स है, मिनरल्स है, साल्ट्स है, और क्या है? इट कंटेन क्रोमैटिन नेटवर्क। उसके अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क भी है, मतलब लॉन्ग थ्रेड ऑफ क्रोमोजोम्स भी है, एंड द न्यूक्लियोलस भी होता है। द न्यूक्लियोलस इज अनदर कंपोनेंट विच इज़ नॉट बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन। अब देखो न्यूक्लियोलस जो है, जो न्यूक्लियस के अंदर ब्लैक टाइप का रहता है न्यूक्लियोलस, वो क्या है? न्यूक्लियोलस इज अनदर कंपोनेंट विच इज़ नॉट बाय सेल मेम्ब्रेन। ओके, न्यूक्लियोलस जो है वो जो न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसके ऊपर नॉट बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। कौन सेल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता? न्यूक्लियोलस। ओके, जो न्यूक्लियोलस है ये सेल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहता। ओके, तो अब यहाँ पर हम न्यूक्लियोलस के बारे में देखने वाले हैं। क्या दिया हुआ? न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ rRNA एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स। जो न्यूक्लियोलस है वो किससे बना हुआ है? राइबोसोमल RNA से और राइबोसोमल प्रोटीन से। एंड इट इज़ द बेस्ट नोन एज द सीट ऑफ राइबोसोम्स द बायोजेनेसिस। हाँ, इट इज़ बेस्ट नोन, मतलब हम न्यूक्लियोलस को इस ये भी जानते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। ये फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स का फॉर्मेशन, मतलब राइबोसोम्स बनता कहाँ पर है? राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस। अभी तक हमने क्या देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन राइबोसोम्स बनता कहाँ पर? फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? वो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वहाँ पर वो फॉर्मेशन होता है। किसका? राइबोसोम्स का। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि एंड इट इज़ द बेस्ट नोन एज द सीट ऑफ राइबोसोम्स बायोजेनेसिस। राइबोसोम्स बायोजेनेसिस मतलब क्या? हाँ, अंडरलाइन कर लो। राइबोसोम्स बायोजेनेसिस को क्या है इसका मीनिंग? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। ओके, तो जो राइबोसोम्स है इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? इसका फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में होता है। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ सेल there are one or more nucleic present in the nucleoplasm. फॉर एग्जाम्पल देखो क्या कहता है? डिपेंडिंग ऑफ सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ सेल्स, मतलब सेल का जो है उसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि कितने जो है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर। देयर आर वन और मोर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या था? न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को क्या बोलते थे? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सेल की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है या सेल के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सेल में न्यूक्लियस के जो है वो कितने होंगे, एक होगा या एक से ज़्यादा होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ oocyte कंटेन लार्ज न्यूक्लियस वेयर एज। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि जो सेल ऑफ oocyte क्या था? फीमेल गैमेट। हाँ, फीमेल गैमेट ओवेरियन सेल जो है, ओवेरियन सेल उसके अंदर कंटेन लार्ज न्यूक्लियस, उसमें जो न्यूक्लियोलस है, ओके, न्यूक्लियोलस ये क्या रहता है? बड़ा रहता है। वेयर एज जबकि स्पर्म, ओके, जो स्पर्म है, स्पर्म सेल कंटेन स्मॉल इनकंस्पिशियस ऑन। जब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो नॉर्मली oocyte है, फीमेल गैमेट्स है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस जो है ये लार्ज होता है, जबकि स्पर्म के अंदर लार्जर न्यूक्लियोलस नहीं होता है। ओके, तो दे अपेयर एज डेंस स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट नियर क्रोमैटिन नेटवर्क। दे अपेयर एज डेंस स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट नियर क्रोमैटिन नेटवर्क। न्यूक्लियोलस जो है वो किसके पास रहते हैं? क्रोमैटिन नेटवर्क के पास ही रहते हैं। कहाँ पर? न्यूक्लियस के अंदर। दे प्रोड्यूस rRNA।
न्यूक्लियोलस क्या प्रोड्यूस करता है, आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स, और राइबोसोमल प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम बनाने वाले प्रोटीन को बनाता है कौन, न्यूक्लियोलस। एंड विच आर देन ट्रांसपोर्टेड टू, मतलब कि जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर राइबोसोम्स बनाने वाले प्रोटीन बनते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या दे प्रोड्यूस आरएनए, आरएनए मतलब क्या था, राइबोसोमल आरएनए। ये सब कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सब न्यूक्लियोलस में प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद प्रोड्यूस होने के बाद क्या हो रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म, कहाँ पर ये भेजे जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म में। ओके, कौन से रास्ते से जाएंगे ये लोग साइटोप्लाज्म में, ये न्यूक्लियोपोर्स के रास्ते से जाएंगे। एंड न्यूक्लियोपोर मतलब, न्यूक्लियस मतलब क्या, जो न्यूक्लियस के ऊपर जो छोटे छोटे छेद थे, छिद्र थे, होल थे, उसको हम क्या बोलते थे, न्यूक्लियोपोर्स। उस न्यूक्लियोपोर्स को गार्डेड कौन करता था, उसको पोर कॉम्प्लेक्सेस, मतलब न्यूक्लियोपोर्स के की सहायता से जो ये राइबोसोमल प्रोटीन वगैरह है, विच आर देन ट्रांसपोर्टेड, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पर, टू साइटोप्लाज्म, कहाँ पर छोड़ दिया जाता है, साइटोप्लाज्म में। एंड आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म राइबोसोम्स, और वहाँ पर जाने के बाद यह क्या होता है, राइबोसोम्स फॉर्म हो जाता है। मतलब फॉर्मेशन कहाँ पर हो जाता है, न्यूक्लियोलस में ही हो जाता है। उसके बाद न्यूक्लियोलस क्या करता है कि नॉर्मली वो ये न्यूक्लियोपोर्स की सहायता से क्या होता है, उसको साइटोसोल में छोड़ दिया जाता है। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वहाँ पर आर असेंबल होता है टुगेदर टू फॉर्म राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स फॉर्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्रोमैटिन मटेरियल। अब क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कौन से फॉर्म में रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। ओके, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। ओके, न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के फॉर्म में रहते हैं, विच आर नथिंग बट डीएनए मोलिक्यूल एसोसिएटेड विथ प्रोटीन्स। ओके, डीएनए मोलिक्यूल्स एसोसिएटेड विथ प्रोटीन, जो प्रोटीन के साथ में रहते हैं, और यहाँ पर डीएनए भी है। ओके, इन्हें यहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल क्या है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देने वाला क्रोमोसोम से यहाँ पर रहता है। एंड डीएनए मोलिक्यूल एसोसिएटेड विद द प्रोटीन, डीएनए मोलिक्यूल्स भी रहते हैं। इन ए नॉन डिवाइडिंग सेल, किसके अंदर बता रहा है, इन ए नॉन डिवाइडिंग सेल द क्रोमोसोम्स अपीयर एज थ्रेड लाइक नेटवर्क। जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम्स अपीयर मतलब दिखाई देता है। इन ए नॉन डिवाइडिंग सेल द क्रोमोसोम्स अपीयर एज थ्रेड लाइक नेटवर्क, ये धागे की तरह दिखाई देता है, थ्रेड की तरह दिखाई, कि थ्रेड लाइक नेटवर्क, एक थ्रेड लाइक नेटवर्क के रूप में दिखाई देता है। एंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली, उसमें फिर हम इंडिविजुअली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड क्रोमैटिन मटेरियल, इसको हम क्या कहते हैं, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड क्रोमैटिन मटेरियल। तो वो क्या कहता है, द क्रोमोसोम्स इन ए नॉन डिवाइडिंग सेल, जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, द क्रोमोसोम्स अपीयर एज थ्रेड लाइक नेटवर्क, उसमें क्रोमोसोम्स दिखाई देता है थ्रेड लाइक नेटवर्क की तरह। एंड थ्रेड मतलब धागे की तरह। एंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली, तब हम उसको इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते कि कोई इसके अंदर जो है किसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, कौन से क्रोमोसोम्स के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल, ये हम इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्यों, क्योंकि द क्रोमोसोम्स अपीयर एज ए थ्रेड लाइक नेटवर्क। ओके, जब ये क्रोमोसोम दिखाई देता है थ्रेड लाइक नेटवर्क, क्रोमोसोम्स अपीयर दिखाई देते हैं एज ए थ्रेड लाइक नेटवर्क, थ्रेड लाइक नेटवर्क की तरह, तो ऐसी स्थिति में कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली, हम उस क्रोमोसोम्स को इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड, जो यहाँ पर दिस नेटवर्क है, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड क्रोमैटिन मटेरियल। ये जो नेटवर्क है थ्रेड लाइक नेटवर्क है, ओके, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। ओके, द क्रोमोसोम्स अपीयर एज थ्रेड लाइक नेटवर्क, जब क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक नेटवर्क की तरह रहता है, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली, हम उसको हम इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड पहचान नहीं सकते। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड क्रोमैटिन मटेरियल, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, द क्रोमैटिन मटेरियल कंटेन डीएनए, जो क्रोमैटिन मटेरियल है, हाँ, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर,
न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल है। द क्रोमैटिन मटेरियल कंटेन डीएनए। क्रोमैटिन मटेरियल में क्या रहता है, डीएनए रहता है, हिस्टोन रहता है एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए होता है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, क्रोमैटिन मटेरियल में क्या क्या होता है, डीएनए होता है, हिस्टोन होता है एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है एंड आरएनए होता है। इन सम रीजन्स ऑफ क्रोमैटिन डीएनए इज मोर, कहीं कहीं पर क्या हो जाता है कि डीएनए इज मोर एंड इज जेनेटिकली एक्टिव कॉल्ड द क्रोमैटिन। ओके, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि डीएनए इज मोर, जब डीएनए ज़्यादा होता है जहाँ पर, एंड इज जेनेटिकली एक्टिव, तो क्या रहता है, ये जेनेटिकली एक्टिव रहता है। जब डीएनए ज़्यादा होता है तो यह जेनेटिकली एक्टिव होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे यूक्रोमैटिन कहते हैं। ओके, यूक्रोमैटिन कब कहते हैं, जब डीएनए इज मोर, डीएनए की मात्रा ज़्यादा रहती है तो ये एक्टिव रहता है। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन कहते हैं। सम रीजन्स दैट कंटेन मोर ऑफ प्रोटीन्स एंड लेस डीएनए, और कहीं कहीं पर ऐसा देखने को तब मिलता है कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और डीएनए की मात्रा कम होती है एंड आर जेनेटिकली इनर्ट। ओके, तब आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जेनेटिकली क्या है, इनएक्टिव। इनर्ट मतलब क्या, इनएक्टिव। हाँ, इस तो उसे क्या, जब जेनेटिकली ये एक्टिव रहता है तो उस समय क्या होगा, जेनेटिकली एक्टिव है, इसका मतलब क्या है, डीएनए की संख्या ज़्यादा है, डीएनए इज मोर रहेगा। तो डीएनए जब मोर होगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जेनेटिकली वह एक्टिव होगा। जेनेटिकली एक्टिव होगा तो इसे क्या बोलेंगे, यूक्रोमैटिन कहेंगे। क्या बोलेंगे, इसको यूक्रोमैटिन कहते हैं। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सब क्रोमोसोम्स की बात चल रही है। ओके, सम रीजन डेट कंटेन, जब क्रोमोसोम्स में कुछ रीजन्स पर कंटेन मोर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा और डीएनए की मात्रा कम हो, तो ऐसे समय पर वो क्या होगा, वो इनएक्टिव होगा। इसे क्या बोलेंगे, इसको हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। ओके, अब डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम कौन सा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में यहाँ पर दिया हुआ है कि नॉर्मली न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस जो है वो क्या काम करता है, न्यूक्लियोलस में क्या होता है, राइबोसोम्स जो है न्यूक्लियोलस में क्या बनाता है, राइबोसोम्स बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स कौन करता है, न्यूक्लियोलस। और क्या दिया हुआ है डायग्राम के अंदर, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कहाँ पर होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बाहर का जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलेंगे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, और ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट रहता है। किससे कनेक्ट रहता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे कनेक्ट रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहता है। ओके, उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, वो मेंटेन न्यूक्लियस शेप, न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करके रखता है। ओके, और क्या दिया हुआ है, और कार्योलिम्फ क्या है, कार्योलिम्फ क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर कार्योलिम्फ को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड होता है। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर पोर मतलब क्या है, जो न्यूक्लियर पोर का मतलब ये हो गया कि जो बीच में न्यूक्लियस पे, जो न्यूक्लियस के ऊपर जो पोर है उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर से ही सब्सटेंस जो है न्यूक्लियस के अंदर के सब्सटेंस, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर के सब्सटेंस वो क्या होते हैं, बाहर जो है और बाहर साइटोप्लाज्म में छोड़े जाते हैं, या साइटोप्लाज्म से कोई सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर लिए जाते हैं। कौन से रास्ते से, न्यूक्लियर पोर के रास्ते से। आगे क्या दिया हुआ है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, हेट्रोक्रोमैटिन, फिर दिया हुआ है क्रोमैटिन। ओके, उसके क्रोमैटिन, फिर दिए थ्रेड, उसके बाद दिया है क्रोमोसेंटर। तो ये सब हम अभी आगे पढ़ने वाले। और उसके बाद है कैरियोसोम्स। ओके, ये भी आगे हम पढ़ने वाले। ओके, कैरियोलिम्फ हमने पढ़ा। कैरियोलिम्फ मतलब क्या था, न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड, जिसको हम जो है न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। तो ये था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस।
इसमें हमने क्या देखा था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में, कि जो न्यूक्लियोलस है वो क्या काम करता है, राइबोसोम बनाता है। जो ऑटो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो क्या करता था, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो क्या काम करता है, वो न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करता है। न्यूक्लियर पोर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर के सब्सटेंस को जो है वो साइटोप्लाज्म में छोड़ते हैं, या साइटोप्लाज्म के सब्सटेंस को न्यूक्लियस के अंदर लेते हैं। पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या था, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस थे उसे क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, व्हेन द सेल प्रिपेयर टू डिवाइड, व्हेन द सेल प्रिपेयर टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड के लिए प्रिपेयर रहता है, द क्रोमोजोम्स कॉइल एंड गेट कंडेंस्ड, जो क्रोमोजोम्स है, जो क्रोमोजोम्स है वो क्या करता है, वो कॉइल के साइज का हो जाता है, या फिर वो तो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, मतलब कि सिकुड़ जाता है। एट मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज कौन सा स्टेज है, ये मिडल का फेज है। दे बिकम डिस्टिंक्ट एंड कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। देखो क्या कहता है कि जब जो सेल है वो डिवाइड के लिए प्रिपेयर होता है, उस समय क्रोमोजोम्स जो होता है वो कॉइल हो जाता है, कॉइल का स्ट्रक्चर का हो जाता है, एंड गेट कंडेंस्ड, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। एट मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज के समय, मेटाफेज स्टेज मतलब मिडल का फेज जो है, दे बिकम डिस्टिंक्ट्स एंड कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। ऐसे समय पे क्या होगा कि वो आप बिकम डिस्टिंक्ट्स, मतलब कि आपको क्या होगा, क्रोमोजोम्स दिखाई देगा। बिकम डिस्टिंक्ट मतलब क्या था, विजिबल, एंड कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, हम उस समय उसको क्लियरली आइडेंटिफाइड हम कर सकते हैं, किसको, क्रोमोजोम्स को। यू विल स्टडी दिस प्रोसेस एज वेल एज स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स इन अदर चैप्टर। देखो आगे क्या कहता है कि यू विल स्टडी दिस प्रोसेस, हम जो है मेटाफेज का जो प्रोसेस है उसको हम, मेटाफेज के प्रोसेस को, या फिर एज स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर को, उसके टाइप्स को हम जो है दूसरे चैप्टर में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। एवरी स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, लाइक नॉर्मल ह्यूमन सेल हैज़ 46। देखो एवरी स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, अलग अलग जो स्पीसीज हैं उनके उनमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, 46। ओके, ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट, द न्यूक्लियस कंटेन इंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है सब न्यूक्लियस में होते हैं। हैंस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन मतलब कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, पासिंग ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। हाँ, हेरिडिटी एंड वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, पासिंग ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या टू अदर जनरेशन। तो क्या दिया हुआ है कि द न्यूक्लियस कंटेन इंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, न्यूक्लियस के अंदर इंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, हैंस इसलिए प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ द साइट ऑफ सिंथेसाइज ऑफ RNA, DNA एंड राइबोसोम्स। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, ये DNA, RNA, राइबोसोम्स और प्रोटीन सिंथेसिस में एक अहम भूमिका निभाता है। कौन न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स नंबर बीइंग कांस्टेंट फॉर स्पीसीज, इट इज़ इम्पोर्टेंट इन द फाइलोजेनेटिक स्टडी। कहते हैं क्रोमोसोम्स के जो नंबर है वो कांस्टेंट होते हैं स्पीसीज में, अलग अलग स्पीसीज में कांस्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसके कारण से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्या, फाइलोजेनेटिक स्टडी, जिससे फाइलोजेनेटिक स्टडी करने में वो ये क्रोमोसोम्स के नंबर जो कांस्टेंट होते हैं, या इस कारण से ये जो है फाइलोजेनेटिक स्टडी में क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फाइलोजेनेटिक स्टडी मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह जो होते हैं उसके बारे में स्टडी किया जा सकता है। क्योंकि अगर सपोज बाई चांस मान लीजिए किसी के अंदर क्रोमोसोम्स की मात्रा जो है कम है या किसी में क्रोमोसोम्स की मात्रा ज़्यादा है, तो ये जिसके कारण से जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं उसके बारे में स्टडी करने में किया जा सकता है। न्यूक्लियस दस इज़ द मास्टर सेल ऑर्गेनल, इसलिए न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट
ऑर्गेनल से, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस दस इज़ द मास्टर सेल ऑर्गेनल, एक मास्टर सेल ऑर्गेनल के रूप में हम न्यूक्लियस को जानते हैं। ओके, तो आई होप आज का ये टॉपिक न्यूक्लियस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।